ने एक बहुत ही अच्छी एक बेस्ट सेलिंग बुक अनब्रेकिंग इंडिया, जिसकी वजह से हम उनको आज जानते हैं। आई थिंक सर ये दिख रही होगी। सो अनब्रेकिंग इंडिया सर की एक ऐसी बुक जो कि काफी समय तक बेस्ट सेलिंग बुक नॉन फिक्शनल कैटेगरी में रही। सर बिफोर उन्होंने जब ये जयपुर डायलॉग शुरू किया, उससे पहले वो खुद एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उससे पहले वो उसके साथ ही साथ वो एक्स चेयरमैन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन भी रह चुके हैं। और सर की एक काफी अच्छी लंबी प्रोफाइल है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड on behalf of Embryonic Foundation, I am grateful for your participation in this defense dialogues. And sir, I will now invite you for your keynote address on the topic. Thank you so much, sir. Thank you, Ritik, and thank you everyone from the Embryonic Foundation. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक आपने जो आज चुना है वो वस्तुतः एक तरह से एक मैं कहूँ कि पूरी जो समस्त समस्या है इस एक एंटिटी कॉल्ड पाकिस्तान, वो एक तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इज इट अ नेशन और इज इट जस्ट अ स्टेट? अब बात होती है इस्लामिक स्टेट की, और इस्लामिक स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो आप देखते हैं और जिसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया, वो उन्होंने कहा कि साहब ये हमारी टू नेशन थियरी है। और ये टू नेशन थियरी, उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे, कल जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया कि जो टू नेशन थियरी है वो सावरकर ने बनाई और जिन्ना ने उसको फॉलो कर लिया। और ये इतनी बड़ी मूर्खता की बात है, जिससे ये ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने इस्लाम का कतई अध्ययन किया ही नहीं है। When we are talking about an Islamic state, then we have to go and examine Islam, whether that kind of concept exists or not. तो आप यदि इसकी बिल्कुल रूट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसको उम्मत बोलते हैं या अरबिक में जिसको उम्मा बोलते हैं, उर्दू में उम्मत बोलते हैं, उर्दू फारसी में, तो ये उम्मत का कॉन्सेप्ट तो पहले दिन से है। जिस दिन से इस्लाम की स्थापना हुई उस दिन से ये उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित किया गया है, और उसमें एक तो है आपके मानने वाले और दूसरे नहीं मानने वाले, यानी बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। तो वो बिलीवर और नॉन बिलीवर में तो पहले दिन से पूरी दुनिया को विभाजित कर दिया गया है। और यह तो पूरा आपका जो पश्चिम का जो हर दर्शन है वो इसी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर आधारित है। वह कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आपको क्रिश्चियनिटी में मिल जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आपको इस्लाम में मिल जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आगे चल के आपको जो उनका तीसरा बड़ा रिलीजन है यानी कि मार्क्सिज्म, उसमें मिल जाएगी। वही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आज का जो इस समय जो नैरेटिव्स चल रहे हैं पश्चिम में, जो इसी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे आधारित है, चाहे वो कल्चरल मार्क्सिज्म हो और चाहे वो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म हो, ये सारे के सारे इसी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर आधारित है कि आपकी ये दुनिया जो है वो दो भागों में है, ऑप्रेसर है और ऑप्रेस्ड है। और फिर आप जब इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट में आप जानने का प्रयास करेंगे कि ऑप्रेस्ड कौन है, तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि पूरी कुरान में, पूरी हदीसों में, सारा का सारा जो शरीयत का लिटरेचर है उसमें मोमिनीन को यानी बिलीवर्स को ऑप्रेस्ड बताया गया है। और ऑप्रेस्ड बताया गया, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसकी पूरी की पूरी जो है वो लिटरेचर है, इट इज रिटन डाउन इन कुरान, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि जो कोई भी प्रॉफिट के मैसेज को, अल्लाह के मैसेज को मानने से इनकार करता है, ही इज एन ऑप्रेसर बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही एक ऑप्रेसर आ गया और ये ऑप्रेस्ड हो गए तो दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई। अब ये तो एक जो बिल्कुल जो रूट कॉज एग्जामिनेशन हो गया टू नेशन थियरी का और डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू। लेकिन अगर आप आगे जगेंगे तो इसका जो आर्टिकुलेशन है, वैसे तो आप इसको
लगभग 16th सेंचुरी से आप देख सकते हैं, जब शेख अहमद सरहिंदी ने अपने मकतूबात लिखाने या बनाने शुरू किए। मकतूबात का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो वो जो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, शेख अहमद सरहिंदी जो वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लेरिक of the Sunni Hanfi sect in India, I think in the last 1000 years. तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये साथ साथ नहीं रह सकते, और काफिर और जो दीनदार हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग कौमें हैं। कौम जो शब्द आता है वो उर्दू, अरबिक या पर्शियन में वो है कौम, और कौम को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं एज नेशन। तो ये अलग अलग कौम है, ये तो साफ लिख दिया गया। और उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, कि किस तरह से काफिर को ह्यूमिलिएट करना है, उसको इंसल्ट करना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये साफ साफ जो आपके मकतूबात हैं अहमद सरहिंदी के, वो जो ख़ास तौर से उन्होंने जो गवर्नर ऑफ पंजाब बुखारी था उस वक्त, उसको जो लिखे हैं, और उसको जो कहा है कि जो विशेषकर जो हिमाचल में माता के मंदिर थे उनको तोड़ने के लिए जो उन्होंने बार बार उनको आग्रह किया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ये मेरे जयपुर डायलॉग्स पे कई सारे डिस्कशंस में ये उपलब्ध है। और उसका फॉलोअर कौन था सबसे बड़ा? सबसे पहले तो जहांगीर था। जहांगीर जो था वो शेख सरहिंदी का फॉलोअर था, फॉलोअर भी था। और खैर जैसा कि उस समय मुगल दरबार में होता था, वहाँ कॉम्पिटिशन होता भी था और आपस में ईरानी तुरानी लड़ते रहते थे। तो शेख अहमद सरहिंदी ने फिर जो एक मेजर बड़े शिया क्लरिक हुआ करते थे नूरुद्दीन शुस्तारी, उनको फांसी पे चढ़वाया। फिर उसके बाद फिर जो वहाँ की पैलेस इंट्रीग होती है उसमें कुछ दिनों तक शेख सरहिंदी भी ग्वालियर में फोर्ट में जाके बंद रहे, लेकिन उनका प्रभाव इतना अधिक था दरबार में कि न केवल उनको छोड़ा गया बल्कि आदर सहित और उनको पुनः पुनर्स्थापित किया गया। और उनका जो बेटा था शेख मासूम, वो औरंगजेब का पीर बन गया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब का जो गुरु था यानी पीर था, वो शेख सरहिंदी का बेटा था। शेख सरहिंदी से औरंगजेब बहुत अधिक प्रभावित था, और इसलिए ये जो टू नेशन थियरी शेख सरहिंदी की बनाई हुई है वो लगातार उस वक्त कायम रही, आगे जारी रही। और शेख मासूम के ही प्रभाव में औरंगजेब ने उसके बेटे सैफुद्दीन को अपने साथ रखा, और उन्हीं के दोनों के प्रभाव से अंततः फतावा आलमगीरी लिखी गई। और फतावा आलमगीरी वो है जो भारत में आज भी हनफी लॉ माना जाता है। और फतावा आलमगीरी को आप पढ़ लीजिए, उसका एक वॉल्यूम हमने ट्रांसलेट करके रख दिया है, लेकिन उसमें जो बुक ऑफ किताब या किताब उस सैर जिसे बोलते हैं वो उपलब्ध है जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पे। आप उसे पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ के सीधे सीधे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टू नेशन थियरी क्या फतावा आलमगीरी में है या नहीं है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। यानी कि दे वांट अ कंप्लीट मोनोक्रॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सर्टेनली ऑल ओवर इंडिया। तो वो वहां पर साफ दिखाई पड़ता है। तो ये टू नेशन थियरी यहाँ से चलती है, फतावा आलमगीरी में आती है। फतावा आलमगीरी से उसके बाद फिर फतावा आलमगीरी के जो मेजर लेखक हैं वो शाह अब्दुल रहीम होते हैं, जिनका मदरसा रहीमिया आज भी दिल्ली में बहुत फेमस है। और शाह अब्दुल रहीम के बेटे फिर शाह वलीउल्लाह होते हैं। शाह वलीउल्लाह कौन है? शाह वलीउल्लाह वो हैं जिन्होंने अफगानों को मराठाओं से लड़ने के लिए इनवाइट किया था। वो पूरा का पूरा जो किस्सा था जिसमें उन्होंने आपके लखनऊ के नवाब और रोहिल्लों को और अफगानों को इकट्ठा करके मराठों के विरुद्ध जो कार्यक्रम किया, वो आज मैं उसको देश का सबसे बड़ा गद्दार कहता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग मीर जाफर को गद्दार मानते हैं, जयचंद को बिना किसी सबूत के गद्दार बोलते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गद्दार है इस देश का, प्रतिस्थापित, जिसके बारे में पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसको कोई गद्दार नहीं कहता, उसको वली बोलते। शाह वलीउल्लाह को जो बहुत आप आदर से आप पाएंगे कि हमारे यहाँ के खासतौर से जो पूरे के पूरे जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन हैं उनको बहुत आदर के भाव से देखते हैं। और मीर जाफर जिसने वस्तुतः विद्रोह किया था, मीर जाफर और बंगाल के हिंदुओं का एक समागम था, एक उनके साथ में उनका गठबंधन हुआ। उस गठबंधन ने जो अत्याचार सिराजुद्दौला कर रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करके क्लाइव से हाथ मिलाया था। उसको चूंकि मीर जाफर शिया था, साथ में उसके हिंदू थे, तो हमारे ये जो सारे के सारे जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं उन्होंने मीर जाफर को बना दिया विलन। और जो असली विलन है वो है शाह वलीउल्लाह। उसके बाद जो दूसरा विलन आता है बाद में,
आज से वो है टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान ने भी अफगानिस्तान के शाह को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो हमारे पूरे इतिहास में जिस प्रकार से नैरेटिव बनाया गया है, उसमें जो असली गद्दार हैं उनको तो बना दिया गया देशभक्त। टीपू सुल्तान देशभक्त है आज के दिन में हमारे मार्क्सिस्टों के लिए और पंचमक्कारों के लिए। और शाह वलीउल्लाह जो है वो तो उसकी तो बात ही छोड़ी है, वो तो बिल्कुल वली है। वली कहते हैं कि अल्लाह's फ्रेंड, उसका लिटरल मीनिंग होता है, तो वो तो वली है ही। तो इस प्रकार के जो पूरे नैरेटिव जो बने हुए हैं उनको आप एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि फिर शाह वलीउल्लाह के बाद में जो उनकी जो लीनियत चलती है और बाद में जाके कल्मिनेट होती है आपके सैयद अहमद बरेलवी, बालाकोट वाले, जिनको बालाकोट में महाराजा रंजीत सिंह की सेनाओं ने शहीद, वो तो शहीद कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि उनको मौत दी थी और उनके बाद में उनको जलाकर और उनकी राख जो थी वो वहां पर बिखेर दी थी। तो उनका ये हश्र हुआ था। साथ में उनके जो थे शाह इस्माइल, उनकी जो किताब है तकवीतुल इस्लाम, तकवीतुल ईमान, वो सबसे अधिक इन्फ्लुएंशियल एक किताब मानी जाती है, जिसके बाद फिर देवबंद और बरेलवी अलग अलग हुए, वो वहाँ का पॉइंट माना जाता है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सब लोग जो थे ये इसी विचार के थे कि हिंदू और मुसलमान इस देश में दो अलग कौमें हैं। ये शब्द है कौम, इसी को बाद में अलग अलग हिंदी और उर्दू और इत्यादि में अलग अलग ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन जो बेसिक शब्द है वो है कौम। इसीलिए टू नेशन थियरी को उर्दू में कहते हैं दो कौमी नजरिया। और फिर इसको अंग्रेजी में पहली बार आर्टिकुलेट कौन करता है, वो है सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान ने तो बिल्कुल इस अंग्रेजी में स्पष्ट लिख दिया पहली बार, 1858 का उन्होंने इतिहास लिखा, उसमें लिखा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू एंटागोनिस्टिक रेसेस। ही ब्रॉट इन दिस कॉन्सेप्ट, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू एंटागोनिस्टिक रेसेस। और उसके बाद में ही आर्टिकुलेटेड दिस टू नेशन थियरी वेरी क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश। इसलिए चूंकि इंग्लिश में पहली बार यह शब्द जो है वो सैयद अहमद खान ने उपयोग में लाया, इसलिए सैयद अहमद खान को भी इस टू नेशन थियरी का जनक बोला जाता है। और उनके जो दो मुख्य जो स्पीचेस हैं, जो 1887 में यहीं लखनऊ में दिया था उन्होंने खुतबा, और 1888 में फिर उन्होंने उसी को दोहराया था जाके मेरठ में, आई थिंक मार्च 1888। और ये सब आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू गूगल इट, as simple as that. 1887-88 स्पीचेस सैयद अहमद खान आपको उपलब्ध हो जाएगा गूगल से ही। तो उनमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर आर्टिकुलेशन कर रखा है टू नेशन थियरी का। एंड सावरकर wasn't even born when in 1858 for the first time this articulation was made, and he was born in 1883 and 1887 में इन्होंने लखनऊ में और 1888 में जब इन्होंने ये स्पीचेस दी, टू नेशन थियरी को क्लियरली आर्टिकुलेट किया, तो उस वक्त पे सावरकर वाज 4 years and 5 years old। तो उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाया इकबाल ने। इकबाल के बारे में हमारे यहाँ के लोगों को जो हमारी जो सेक्युलर पंचमक्कार बिरादरी है उसको उनको ग्लोरीफाई करने में बहुत आनंद आता है। और एक धोखे से उन्होंने कभी एक वो जब वो बिल्कुल जवान थे तब उन्होंने एक कौमी तराना लिखा था, सारे जहां से अच्छा, जिसको आज भी लेकर और ये जो है मुस्लिम सेक्युलरिज्म का एक उदाहरण दिया जाता है। लेकिन अंततः बाद में पाया गया कि उन्होंने ही स्वयं इसको डिसोन कर दिया और बाद में उन्होंने मिल्ली तराना लिखा। मिल्ली तराना मतलब मिल्लत यानी उम्मत, यानी कि अपनी मुस्लिम नेशन का तराना, और जिसमें वो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। फिर इकबाल ही वो व्यक्ति हैं जो जिन्ना को वापस पॉलिटिक्स में लाए, और जिन्ना ने वो इकबाल का जो पूरा हरफिया था वो शब्दतः और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा उनसे एक प्रकार से उधार लिया। चौधरी रहमत अली थे बहुत बड़े इसी के आर्टिकुलेट करने वाले, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे अनब्रेकिंग इंडिया में मेरी पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन में इसका सबका बीज पड़ा। और गांधी जी की वो महान मूर्खता थी कि उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन को जाके एक सपोर्ट देके इस पूरी जो टू नेशन थियरी इनकी चलती थी उसको एक तरह से लेजिटिमाइज किया। और
उसके बाद फिर उसके सामने खड़े होने की और उसको सीधे तौर से उसका विरोध करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए वो पूरा का पूरा नैरेटिव आगे बढ़ता गया। 1937 में सावरकर ने इसको रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करके उन्होंने यह बताया देश को कि इस तरह की एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है। तो he described the theory, he did not prescribe the theory। तो ये आपके बरेलवियों ने जब खिलाफत आंदोलन का विरोध शुरू किया तब उन्होंने कौमियत जुदागाना यानी सेपरेट नेशन, ये कॉन्सेप्ट बरेलवियों ने शुरू किया। बरेलवी कौन है? ये पूरे जो आप सिर्फ सूफी देखते हैं ये सब बरेलवी फेडरेशन, जिसको मैं सूफी फेडरेशन कहता हूँ, वो है ये बरेलवी। अहमद रजा बरेलवी ने जितने भी सारे सूफी तरीके और सिलसिले थे उनको यूनिफाई किया और उनको सबने बैत दी, यानी लॉयल्टी एक्सप्रेस की उनके प्रति। और एक सिलसिले को छोड़ के, यानी कि नक्शबंदी के जो बाकी सिलसिले थे, ये देखिए तरीका जो होता है वो मेजर सेक्ट है और सिलसिला जो होता है वो मेजर सेक्ट का सब सेक्ट होता है। तो नक्शबंदियों का जो एक सिलसिला है, देखिए 4 यहाँ पर मेजर सेक्ट है सुन्नियों के, और वो है नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती और सोहरावर्दी। तो नक्शबंदियों का एक सिलसिला छोड़ के बाकी जितने भी तरीके हैं उनके सारे के सारे सिलसिले जो है वो बरेलवियों के अंदर आ गए। उनको उन्होंने बैत दे दी, यानी जिसको कहते हैं लॉयल्टी एक्सप्रेस कर दी। सो दैट इज द ग्रैंड सूफी फेडरेशन दैट वाज फॉर्म्ड बाय सैयद अहमद रजा बरेलवी। इज डिफरेंट फ्रॉम दैट सैयद अहमद बरेलवी ऑफ बालाकोट। सैयद अहमद बरेलवी ऑफ बालाकोट वाज बेसिकली फ्रॉम रायबरेली, नॉट फ्रॉम बरेली, लेकिन फॉर सम रीजन ही इज स्टिल कॉल्ड बरेलवी। तो ये तो इस फंडामेंटल जो थियरी है, टू नेशन थियरी, उसका एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान बनने के बाद इसने कहा कि साहब हम इस्लामिक रिपब्लिक बनेंगे। पाकिस्तान के लिए बरेलवियों ने, क्योंकि इट वाज द बरेलवीज हु मेड इट पॉसिबल, जो सारा का सारा मास सपोर्ट जिन्ना को मिला वो बरेलवियों की वजह से मिला। और बरेलवियों ने फिर, बिकॉज दे थॉट कि चूंकि उन्होंने ही इस मास सपोर्ट से पाकिस्तान बनवाने में मदद की है, 46 के इलेक्शन जो थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस पर्टिकुलरली, और 45 के जो इलेक्शन थे आपके सेंट्रल असेंबली इलेक्शन, उनमें जो मुस्लिम लीग ने जो जीत हासिल की, सेंट्रल असेंबली की 30 की 30 सीटें जीती और प्रोविंशियल असेंबली की उन्होंने 87% सीट्स जो है वो ऑल ओवर अनडिवाइडेड इंडिया जीती, और 93% ऑफ द सीट्स इन द प्रेजेंट इंडिया उन्होंने जीती। जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉम्बे, सीपी, मद्रास, ये जो 3 मेजर प्रोविंसेस थी, इनकी 100% सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। और उत्तर प्रदेश में जरूर कांग्रेस जो है वो कुछ 10-12 सीटें ले आई थी आउट ऑफ 56। उनकी सीट्स जो थी वो कम कहाँ रही? वो पंजाब में और बंगाल में कम। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो अंततः पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट था वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस का मूवमेंट था। ये समझने वाली बात है। पाकिस्तान का जो पूरा मूवमेंट चला था उसका जो एपी सेंटर था वो अलीगढ़ था, मेरठ था, बरेली था, यूपी था। बिगेस्ट सेंटर वाज यूपी, नेक्स्ट वाज बॉम्बे, सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंस जो थी उस समय की, उसमें आज का लगभग जो आज का आंध्र प्रदेश है, यानी तेलंगाना नहीं था उसमें, तेलंगाना निजाम का था, पूरा आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड द इंटायर नॉर्दर्न केरला, मालाबार वाला जो पूरा एरिया था, ये मद्रास प्रोविंस हुआ करती थी। मद्रास प्रोविंस की सारी मुस्लिम सीट्स जो मुस्लिम लीग जीत के गई। तो ये जो पाकिस्तान का जो मूवमेंट था, इट वाज अ मूवमेंट दैट वाज एक्चुअली born, bred, nurtured and executed in the Muslim minority provinces of the undivided India। लेकिन पाकिस्तान बना कहाँ? पाकिस्तान बना उन स्थानों पर
जहां पर पाकिस्तान की कोई खास डिमांड नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज दे वर ऑलरेडी मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस एंड दे वर कंफर्टेबल इन देयर स्किन। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो ठीक है, दे वर एंजॉयिंग देयर population dominance and they were having pretty good relations with the Hindus there, or the areas were quite prosperous. तो उनको कोई इस तरह का वो नहीं था। ये तो सारा का सारा धंधा यहाँ से शुरू किया गया। लेकिन पाकिस्तान बना कहाँ? पाकिस्तान बना उन स्थानों पर जहां पाकिस्तान की डिमांड इतनी डीप नहीं थी। तो ये जो है, ये दिस इज द second contradiction. First contradiction is that you talk about a two nation theory, और टू नेशन थियोरी पे आप एक मुस्लिम स्टेट बनाते हैं और फिर मुस्लिम स्टेट बना के उसको कहते हैं कि ये इस्लामिक रिपब्लिक होगी। आप फिर अल्टीमेटली वहां पर शरीयत नहीं लाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो बरेलवियों का जो एक पॉलिटिकल विंग था या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था, उस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने जो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो चार्टर बनाया था, आई थिंक 11 पॉइंट या 13 पॉइंट चार्टर जो बनाया था, जिसमें कि आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी उसके हेड हुआ करते थे। तो और जो आपके अहमद रजा बरेलवी के जो दोनों बेटे थे, हामिद और मुस्तफ़ा, वो दोनों उसके प्रोमिनेंट पार्ट थे, सीनियर थे चूंकि नईमुद्दीन मुरादाबादी। तो उन्होंने ये 11 पॉइंट चार्टर बना के और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो लगभग जो आज का ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस प्रकार का था, जिसमें एक सुप्रीम काउंसिल होती क्लेरिक्स की, और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर इत्यादि का चुनाव करती। लेकिन जिन्ना ने जो है वो पूरी की तरह 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंटिन्यू रखा, और उसको कंटिन्यू रखते हुए इनफैक्ट वो 1958 तक कंटिन्यू रहा, जबकि इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उसके बाद फिर मार्शल लॉ आ गया। तो एक्चुअली तो वहां पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, जो ब्रिटिश राज जिसको कहते हैं, वो तो एक तरह से 1958 तक कंटिन्यू था। तो ये एक दो ये फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आ गई इसमें। अब व्हाट इज इस्लामिक रिपब्लिक? इट इज नॉट अ शरिया रिपब्लिक। अब वो फिर वो आर्मी ने वहां पर कब्जे कर लिया। आर्मी वाज वेरी मच वेस्टर्न इन इट्स आउटलुक, और उन्होंने फिर इसको यूज किया इस्लाम को केवल एज अ टूल फॉर पॉपुलर सपोर्ट। और फिर उन्होंने बोगी बनाई इंडिया की, क्योंकि उनकी जो पूरी पूरी फिलॉसफी है, जो इस्लामिक फिलॉसफी है, जो इब्राहिमिक फिलॉसफी है, उसमें देयर इज गॉड एंड देयर इज सैटन एंड बोथ आर परमानेंट। आप ये देखिए कि शैतान भी कभी नहीं मरता। आप कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं पाएंगे कि शैतान मर गया, शैतान भी नहीं मरता। तो every such philosophy has to create a Satan if there isn't one. If the one does not exist, if the Satan does not exist, then they have to create the Satan. So they created India as the Satan. हालांकि इंडिया ने कभी भी उनको किसी तरह का दुश्मन नहीं माना। उनको जो है ये कहा कि ये ठीक है, वी गिव यू रिकॉग्निशन, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से वो बन गए, तो उसके बाद इंडिया ने तो उनको रिकॉग्नाइज कर दिया। The only country that did not recognize them for very long was actually Afghanistan. और जो आज आप सिचुएशन देख रहे हैं उसमें यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान आज भी उनकी डूरंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और बाय एक्सटेंशन दे डू नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान इन इट्स एंटायरिटी। तो इन दो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ तो पाकिस्तान की शुरुआत होती है, पाकिस्तान का आरंभ होता है, पाकिस्तान का बीज पड़ता है, पाकिस्तान का आगाज होता है। तो जब फिर और आगे जब ये चलता है, तब आप देखते हैं फिर वो आ जाते हैं कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में, जो मिलिट्री का पूरा टेक ओवर हो जाता है। वैसे भी मार्शल लॉ उनके यहाँ था 1971 तक, लेकिन वो इतना कट्टर नहीं था। उसके बाद में जब जियाउल हक आते हैं, तब फिर वो ब्रिगेडियर अस्के मलिक की किताब है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसको आप यदि पढ़ेंगे तो दैट एक्चुअली लेज डाउन देयर कुरानिक प्रिंसिपल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली नॉट अ नेशन, इट इज नॉट अ नॉर्मल नेशन। जिस तरह से आप उसको यूएन चार्टर के हिसाब से यदि आप नेशन को या राष्ट्र को या देश को यदि आप परिभाषित करते हैं, तो पाकिस्तान उस तरह का नहीं है, क्योंकि उस कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर में फिर दे फॉलो द प्रीसेप्ट्स ऑफ कुरान, और कुरान में तो साफ लिखा हुआ है द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इन इस्लाम
is not what we understand. उसमें जो जस्टिस और ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. जस्टिस का मतलब होता है कि आपने यदि अल्लाह को डिनाई किया, कि आयतों को डिनाई किया, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, यू कैन लुक अप कुरान 32.22. So if you deny the oneness or the existence of Allah, then you are doing injustice to, not only injustice, you're actually you are declaring war, and therefore you also become an oppressor, or oppressor, so you are by default. Okay, Quran 5.82 says that Hindus and Jews, rather Mushrikeen and the Jews, they are both enemies of Allah. Why they are enemies of Allah? Because of this, because they deny the teachings of Allah. Therefore, they are enemies of Allah, and they are oppressors by default. 2.254. That they say that the Mushrikeen are oppressors. Yeah, unbelievers are oppressors. That says that al-kafiru hu zalimun. This is 2.254. और वो पूरा का पूरा आपके 2.255 है, which says that the Ayatul Kursi, that Allah is the only one who can be worshipped. अल्लाह अकेला माबूद है. तो ये जब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो उसमें फिर एनिमी डिफाइन हो जाता है, वहां से एनिमी डिफाइन होता है. एनिमी फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आई यूज्ड टू कीप वंडरिंग कि भाई हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान एनिमी है, हमने तो उसके साथ जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का उसको दर्जा दे रखा है. व्हाई डू एवरीबॉडी सेज कि हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है, हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है. सो आफ्टर आई वेंट डीप इनटू इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, देन आई रियलाइज दैट हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क है क्योंकि ऐसा किताब में लिखा है, बड़ी किताब में लिखा है, और बड़ी किताब में जो लिखा है that cannot be denied. Therefore, because it is written, therefore we are enemies. No logic applies. क्योंकि जो epistemology है Abrahamic religions की, it is like that. Epistemology is totally based on the book. It is not based on what is called direct evidence, unlike what you have in either in science or even in the Sanatana epistemology, where direct evidence or direct experience is required to corroborate whatever is written, even in the Vedas or in the book. So, unless direct evidence is the highest praman, and Shabda praman, or the praman of the book, is the lowest praman. That is the system here. That is why we fail to understand. Therefore, because of this, Pakistan is not a normal nation. And India, unfortunately, is a very normal nation, but it is a very abnormal state in the sense that it does not recognize an abnormal nation as abnormal. We continue to say that, okay, a stable Pakistan is on our interest. Of course, it is not. The more stable it is, the more powerful it is, the more vigorously it is going to pursue its objectives. And those objectives are not rooted in logic. Those objectives are rooted in its book. So these are the fundamental contradictions that define Pakistan, the Islamic Republic. In Islam, you cannot have a republic. Why you cannot have a republic? Because republic envisages equal votes. So equal vote is anathema to Islam, because there can be no equality among believers and non-believers. There can be no equality among men and women, and there can be no equality among believers, among free men and slaves. Slavery as an integral part of the Islamic theology. So these, according to me, are the fundamental contradictions. Of course, then if you have questions, then we will deal with those questions accordingly.
थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से जो हमारा मूल विषय था और मूल विषय के अंदर जो हमारी इसके पीछे एक थिंकिंग थी कि हम लोगों के बीच में, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच में, एकेडमिक डिस्कशंस में भी ये इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्शन जिसके आधार पर पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट आया, हम सिर्फ उसे टू नेशन थ्योरी, डिवाइड एंड रूल इंग्लिश ब्रिटेन के हिसाब से हम बहुत कुछ इस पे रीडरशिप देखते हैं। एंड स्पेशली जो आपने कहा कि हमारे यहाँ जो वो आपका एक बहुत अच्छा एक्रोनिम है कि पंच मक्कार, तो उन्होंने जिस तरीके की जो हिस्ट्री और पूरा एक नैरेटिव उनके पक्ष में बिल्ड किया है, आई थिंक उसको लेकर के जो रीडरशिप है और खास करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हम जो पाकिस्तान की बात करते हैं या जो हम एक तरीके की सद्भावना हम हर बार देखते हैं कि कुछ ना कुछ, अभी स्पेशली खास करके जब फ्लड्स आए हैं तो हम ये देख रहे थे कि लोगों ने कहा कि हमें भी मदद भेजनी चाहिए, वहां से मदद, यहाँ से कुछ कहा भी नहीं गया, पीएम ने जस्ट ट्वीट किया वहां की स्थिति को लेकर के, तो वहां तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम तो एड ही नहीं लेंगे। एड की बात नहीं हुई और एड देने की बात कर रहे थे। बट एनीवेज वही कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अभी जिस तरीके से तहरीके लब्बैक का भी जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके के नारे लगे और किस तरीके से जीएसपी स्टेटस को लेकर के अभी आई थिंक अभी बात चल रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन एक तरफ वो फ्रेंच एम्बेसडर को ही निकालने की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक अभी कुछ दिनों पहले अभी एक ऑडियो लीक हुई है वहां पे शहबाज शरीफ की उनके घर से और उनके आपस के कॉन्वर्सेशंस में, और इमरान खान उसे काफी पिच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत वो जो कहते हैं वो किस तरीके से काम कर रही है और इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो वेस्ट के पास है। तो आई थिंक उस पूरे कॉन्सेप्ट को कि एक इस्लामिक रिपब्लिक और आज के डिस्कोर्स के हिसाब से जो पाकिस्तान एक पैसा रिपब्लिक, क्योंकि अगर देखा जाए वो दे आर इन डायर नीड ऑफ मनी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। सो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को आई थिंक सर ने काफी ब्रिज करने का प्रयास किया है। और अब मैं क्वेश्चंस की तरफ सर अगर जाऊं तो सबसे पहला तो सर मेरे पास सवाल ये है कि जो हमारा हम कहते हैं कि हिंदुओं में हम जानते हैं कि इतने वर्षों से हम, चाहे वो हाइब्रिड वॉर के तरीके से देखा जाए या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, हम उससे काफी प्रभावित रहे, लेकिन हमारा जो नैरेटिव रहा है इसको लेकर के वो काफी डूबियस एक तरीके से, अगर मैं उसको कहूं कि बहुत डूबियस तरीके का रहा है। आप इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा रिस्पॉन्स है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये जिहाद, ये एक तरीके का टेररिज्म अगेंस्ट हिंदूज, टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, इसका जो रिस्पॉन्स हमारी तरफ से होना चाहिए उसका जो डूबियस रिस्पॉन्स अभी तक रहा, उसके लिए आप किस चीज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो बड़े सिस्टमैटिकली आरंभ किया गया अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने, और जो इरफान हबीब हैं इनके पिताजी थे मोहम्मद हबीब, वो इसके मैं कहूँ कि एक अधिष्ठाता रहे हैं। और उनके साथ में इलाहाबाद में एक सिविल सर्वेंट थे रशब्रुक विलियम्स, उनको पता नहीं किस प्रकार से हिस्ट्री का प्रोफेसर बना दिया गया, वो इनके एलाई थे। तो इन लोगों ने विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने लेट 90 खिलाफत मूवमेंट जब शुरू हुआ और उनको गांधी जी का कांग्रेस का साथ मिल गया, क्योंकि जिसको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, दैट इज बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, इट वाज बेसिकली खिलाफत मूवमेंट। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, अगर आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है तो उसमें आप क्लियरली शोन दैट द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड ऑन द 1st of August 1920 एंड कांग्रेस ज्वाइंड इट ऑफिशियली ओनली ऑन द 12th of September 1920। तो हमारी पुस्तकों में पढ़ा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देयर वाज नथिंग लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, it was basically खिलाफत movement joined by the Congress। और इसको आजकल बोला जाता है कि साहब के, और it was such a stupid thing to do कि आप बताइए कि आप अपने देश में
आप स्वतंत्रता मांग रहे हैं और बहुत सारे देश जो हैं जो खिलाफत उस्मानिया से स्वतंत्रता मांग रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता का आप विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई मूर्खतापूर्ण नैरेटिव क्या हो सकता है? इसका सबसे अधिक जो लाभ उठाया वो इस मोहम्मद हबीब ने उठाया, और मोहम्मद हबीब ने उस समय ये वाइट वॉशिंग आरंभ की, क्योंकि उस समय तक जो इनके जो इतिहासकार थे उनके अनुवाद यहाँ पर आ चुके थे। एलियट और डाउसन की किताब जो थी वो छप चुकी थी 19th सेंचुरी में ही। तो सबको यह पता था कि ये जो पूरा का पूरा जो इस्लामिक रूल था वो कितना क्रूर, कितना बर्बर और देश के लिए कितना विनाशकारी था, और उसमें लेश मात्र भी कहीं हमारी प्रजा का हित निहित नहीं था। मात्र जो ईरान और तुरान के जो संभ्रांत लोग यहाँ पर आए थे, जिसको मीनाक्षी जैन जी उस दिन बता रही थी कि कुल 1600 परिवार थे, पूरे देश का जो राजस्व था इन 1600 परिवारों में बंटता था। दैट वाज द जीडीपी। अब उसका क्या उपयोग होता था वो तो आप देख सकते हैं। कोई आपको अगर इस्लामिक रूल में कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई रोड प्रोजेक्ट्स मिल जाए, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, कोई किसी तरह का कुछ भी मिल जाए, आप बता दीजिएगा। आई वुड बी हाईली एजुकेटेड एंड ओब्लाइज्ड। वो केवल और केवल इन एलिट्स को एनरिच करने के लिए और एक जिसको हम कहते हैं सेना को मेंटेन करने के लिए उसका उपयोग होता था। In sum and substance, that was the method of Islamic rule in India. थोड़ा सा अकबर वॉज मोर प्रैग्मेटिक। उसको ये रियलाइज हो गया कि भाई ये लोग जो हैं ये उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के लोग हमने पाए थे सेंट्रल एशिया में, या जिस तरह के लोग हमने पाए थे ईरान में। ये तो दे आर गोइंग टू फाइट अंटिल दे लास्ट ब्रेथ। तो फिर वो सुलह कुल वाली नीति लाया, और उसके कारण जो है ये 100 साल लगभग चल गया आपका जो मुगल रूल था। उसके पहले जितने भी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक छोटा सा पीरियड छोड़ दें तो वो दिल्ली और उसके आसपास ही केंद्रित रहे थे, और उसके अतिरिक्त यदि वो प्रसारित हुए भी थे तो फिर वो अलग अलग खंडों में बट गए थे। एक एम्पायर कभी यहाँ हो नहीं पाया था मुगलों से पहले। फिर इन्होंने जो जातियां की थी उसको वाइट वॉश करने का काम एज अ नैरेटिव, क्योंकि मोहम्मद हबीब वाज बोथ एन इस्लामिस्ट एज वेल एज अ मार्क्सिस्ट। तो यूजिंग द मार्क्सिस्ट मेथड उन्होंने इसको पूरा वाइट वॉश किया, और वो वाइट वॉश इसलिए कंटिन्यू रह गया क्योंकि बाद में उनका अलायंस हो गया। आप ये देखिए कि जब ये खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हुआ तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने एक स्वराज्य खिलाफत पार्टी अलग से बना ली, क्योंकि वो इस फेवर में नहीं थे कि ये बंद हो, जो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था जब उन्होंने मूवमेंट। तो मोहम्मद हबीब जो थे उनकी पार्टी में शामिल हो गए, और उसके बाद फिर जब मोतीलाल नेहरू जो है जो वापस कांग्रेस में आए, जिसके अगले वर्ष ही वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, तो उनकी पूरी पार्टी साथ साथ आ गई। चित्तरंजन दास जो थे वो तब तक साइडलाइन हो चुके थे, और मोहम्मद हबीब इतने क्लोज थे नेहरू के कि उन्होंने न केवल नेहरू को मेंटर किया, वो इंदिरा गांधी के ट्यूटर भी बने, और उनके जो शिष्य थे सतीश चंद्रा, इरफान हबीब उनके स्वयं के बेटे, नूरुल हसन, ये सब लोग जिन्होंने बाद में भारत में पूरा का पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको 50 साल तक कंट्रोल करके रखा, वो सब मोहम्मद हबीब के चेले थे। तो ये सारा जो नैरेटिव है ये यहाँ से दूषित होता, यहाँ से प्रदूषण इसका आरंभ होता है। और नेहरू जी किताबें तो बहुत लिखते थे, लेकिन वो बहुत इम्प्रेशनेबल थे। एक बार सोवियत यूनियन ने उनको अपने खर्चे पे बुला लिया था, और उसके बाद से वो सदैव सोवियत यूनियन के मानसिक गुलाम बने रहे।
और वेस्ट के मानसिक गुलाम तो वो थे ही, क्योंकि उनको वेस्ट में ही एजुकेशन मिला था। तो ये जो एक जिसको कहते हैं कि एक डेडली कॉम्बिनेशन जो था वो हमें मिला, जिसका नैरेटिव अब जाके डिसमेंटल हो रहा है, और वो भी प्राइवेट एफर्ट से हो रहा है। आप ये देखिए कि अभी भी कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमको और आपको मिल रही हो, ऐसा नहीं है। कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्राइवेट एफर्ट से हो रहा है, लेकिन वो भी इतना मजबूत है, इतना सुदृढ़ है, क्योंकि वो सत्य पर आधारित है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे से इसको आर्टिकुलेट किया। और सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि जो अफगानिस्तान है, हमारी जो पूरी वेस्टर्न बॉर्डर लाइन है, उस वेस्टर्न बॉर्डर लाइन एकदम से सीज फायर है, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं है, और इन्फिल्ट्रेशन भी जो है वो लगातार कम ही रहा है। बट हमारे यहाँ से काफी लोगों ने इस तरीके का एक मतलब मैं काफी इस तरीके के डिस्कशंस को देखता हूँ और समझता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि अभी फिलहाल जो पाकिस्तान के पास इंटेंट तो है इंडिया को डैमेज करने का, बट अभी कैपेबिलिटी नहीं है। इसीलिए उसने अपना अभी जो पूरा फोकस है फ्लड्स से पहले सिर्फ अपना फोकस ड्यूरन लाइन पे रखा है, कि वहां पर जो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के सोल्जर्स की पिटाई भी हो रही है एक तरीके से, और उनके सोल्जर्स का काफी कैजुअलिटी हुआ है, खास करके केपीके में, और जिस तरीके से फेंसेस उखाड़े जा रहे हैं, और कोई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अभी सुनने में आया कि केपीके की गवर्नमेंट ने जो है जो वहाँ के टीटीपी के जो लोग हैं वो उनको एक तरीके से आमंत्रित दिया। मतलब काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं, चाहे नजम सेठी हो, चाहे बड़े बड़े वहाँ के जो ठीक ठाक बात करने वाले लोग हैं, जिनको आदमी सुन सकता है एक प्रोस्पेक्टिव के लिए, वो लोग भी इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे करके टीटीपी को अपने ही जगहों पे, वो फिर अपने वहाँ पे छोटे छोटे कोर्ट्स लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके अपनी पोजीशन को इमरान खान जो है स्ट्रेंथन करके, ताकि एस्टैब्लिशमेंट को से नेगोशिएट कर सकें। इस पूरे सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम के ही जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, जिस तरीके से बरेलवी, सुन्नी, शिया, और इन सब के बीच में, और ऊपर से पश्तून ट्राइब अलग, तो इस तरीके से जो एक सबके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और उनके अंदर जो एक्सट्रीमिटीज बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान में जो भारत की तरफ का जो बॉर्डर एकदम शांत पड़ा हुआ है, कई लोग कहते हैं कि अगर अभी हमने एक डेथ ब्लो पाकिस्तान को नहीं किया, अगर हमने अभी इस बॉर्डर को एक्टिवेट नहीं किया, तो हमारे लिए आने वाले समय में जब सारी चीजें उनकी वहां पर पैसिफाई हो जाएंगी, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी, तो फिर से हमें वही सारी चीजें, वही खून खराबा कश्मीर में, वही खून खराबा हमें बाकी स्टेट्स में देखने को मिलेगा। हालांकि हाइब्रिड वॉर में अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं हुई है। अभी जैसे पीएफआई की कई पीएफआई पे कार्रवाई हुई, कई चीजें उससे पता चल रही हैं। तो आपका सर इस पे क्या एनालिसिस है? न, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्हेन योर एनिमी इज कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड अंडर इट्स ओन वेट, देन डोंट गिव देम एन एक्सक्यूज टू यूनाइट। आप यदि बॉर्डर अभी हॉट कर देते हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको यूनाइट करके और इमरान खान को साइडलाइन करने का बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि इमरान खान जो है वो भारत के हित में जबरदस्त काम कर रहा है, उसको करते देना चाहिए। ये देखिए, ये मिस्टेक जो थी इराक ने की थी ईरान के साथ, क्योंकि ईरान का जब रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ईरान वाज अबाउट टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन। फिर उसके ऊपर इराक ने हमला कर दिया, तो सारे जो मौलाना थे, मुल्ला थे, जिनको ये एक्सक्यूज मिल गया, उन्होंने इराक को अपने सामने खड़ा करके और पूरी कंट्री को अपने पीछे यूनाइट कर लिया। आई थिंक अगर हमको कोई प्रेशर मेंटेन करना भी है तो आई थिंक दी जिस तरह से हमने FATF के माध्यम से या और इकोनॉमिक तरीकों से कर रखा है, दैट इज प्रीटी गुड। और इसको वापस यदि हॉट
करना भी है तो इसको बड़ा डिस्क्रीटली करना पड़ेगा। जिस तरह से आप कह रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि दैट विल यूनाइट पाकिस्तान। ओके सर, सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हमने देखा कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि हमारे डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी काफी उनके ऊपर एक इम्पैक्ट रख रहा है, एंड उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेड है वो भी उनका कम हुआ है, एंड जो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट्स खास करके टेररिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान को कॉर्नर करने की रही है वो काफ़ी एक्सेलेंट रही है। लेकिन सर पाकिस्तान में मुझे एक बड़ा मतलब ये भी एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो पूरा स्टेट इंडियन लीडरशिप को लेकर के, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, इवन डिफेंस हो, चाहे हमारी पूरी जो लीडरशिप है उसको क्रिटिसाइज हमेशा करता रहा है। बट मैं एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक शायद उसमें मैडम काजमी ही थी जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अभी मोदी जी से ज्यादा जो है जयशंकर जी काफी प्रचलित हैं, और लोग कह भी रहे हैं कि अगर जयशंकर जी की जो जिस तरीके का डायनामिज्म है, जिस तरीके का उनका अप्रोच रहा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और जिस तरीके से वो रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं, शायद इस तरीके का कोई व्यक्ति आकर के पाकिस्तान में भी जो है किस काम करेगा, या हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो इसको लेकर के आप क्या समझते हैं कि क्या इतना डिस्परेशन हो गया है कि अब जो है एक काफिर से जो है मदद मांगने के लिए या उससे अपने आप को आइडलाइज करके आगे बढ़ने का जो है काम करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको आरजू काजमी को एज अ पैरामीटर लेना चाहिए, क्योंकि आरजू काजमी यानी कि शी इज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, so I don't think she is the right example to draw upon. ओके सर, सर मेरा एक और आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपने ये कहा कि अलीगढ़ स्कूल, हमारे जितने भी जो पाकिस्तान के क्रिएटर्स है वो हमेशा जो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपने बाकी जगहों का भी रीजन्स का नाम दिया जहां पर एक्सेसिवली जो है पाकिस्तान के सब, मतलब जो पाकिस्तान के लिए जो पूरा मूवमेंट चला वो माइनॉरिटी एरियाज में चला, मेजॉरिटी एरियाज में उसका उतना बड़ा इफेक्ट नहीं रहा। तो आज भी जिस तरीके के हम कॉन्ट्राडिक्शंस खास करके हिंदू मुस्लिम्स के बीच में देख रहे हैं, और जिस तरीके की एक्सट्रीमिटीज खास करके अभी हाल ही के दिनों में दिखाई दी है, और उसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का रिस्पांस रहा है अभी हाल के दिनों में पीएफआई पे जो कार्रवाई हुई है वो तो अप्रिशिएबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उससे पहले के जो रिस्पॉन्सेज रहे हैं, अभी भी जिस तरीके से हम एक हेजिटेंसी देखते हैं गवर्नमेंट की इनके ऊपर कार्रवाई करने के, खास करके जिसको आप भी कहते हैं एक पूरा मुल्ला माफिया बैठा हुआ है जो इस तरीके से इसको पूरा डोमिनेट कर रहा है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई कैसे और क्यों गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, उसके क्या रीजंस आपको लगते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है? वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर पा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो नैरेटिव को कन्फ्रंट करने की उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। उसके पास सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी है, उसके पास पुलिस कैपेबिलिटी है, उसके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, लेकिन नैरेटिव की कैपेबिलिटी उसके पास अभी भी वो 8 साल में भी बना नहीं पाई है। जो कुछ भी नैरेटिव आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, और दे डोंट वांट टू एक्चुअली even understand Islam. They are still continuing with this same Gandhian lens or with the diluted Western lens. वो उसी लेंस से अभी भी इस्लाम को देखना चाहते हैं. That will not work. Okay, ultimately, as I said, the seed is from the book. So unless you recognize that, then you will not go to ban madrasas or ban these hateful teachings, ban these discourses which actually divide the world into two, which divide the world into what is called Darul Harb and Darul Islam. तो इस तरह के जो सारे के सारे पहले दिन से जब बताया जाता है बच्चे को, the moment he gains consciousness, he is told you are superior and your next door neighbor will go to hell because he is not a believer. तो ये जो the way these thoughts are taught and propagated and permeated, उसको आपको effectively counter करने के लिए you have to have a narrative.
That narrative the government has not been able to get hold of, and I don't see much capability on that account either. ये जब तक नहीं होगा तब तक आप इस तरह के जो रिएक्शन हैं उसको हम यही कहेंगे कि what is terrorism? Terrorism is a subset of that particular ideology. So you have to go to the ideology and you have to go to the root of the ideology. Terrorism is a symptom of that, or it is the way. In fact, the Quranic concept of war says कि terror जो है उनके लिए it's not just a means, it is an end in itself. तो वो किस आइडियोलॉजी से आता है वो समझकर उसको काउंटर नहीं करेंगे आप, तो आप लॉन्ग रन में इसको रूट आउट नहीं कर पाएंगे. इट विल ओनली बी, आज पीएफआई है, कल को इट विल मेटामॉर्फोज इनटू समथिंग एल्स, जस्ट लाइक इट वाज सिमी अर्लियर. मदरसे आपने रोके नहीं, जैसे कश्मीर का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने जमाते इस्लामी बैन कर दी, उनके मदरसे जो है वो यथा जैसे है एज इट इज चल रहे. तो उससे क्या फर्क पड़ा? जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया उससे 4 गुने तो 2 साल में फिर पैदा हो जाएंगे, with that same mentality, with the same ideology, with that same commitment. तो इसलिए गवर्नमेंट हैज टू गेट होल्ड ऑफ द नैरेटिव. ये उल्टा जो चल रहा है ना कि आप जो है वो डिजीज को, जो डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं और उसके जो रूट कॉज है उसको बिल्कुल छोड़े दे रहे हैं. ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक एक क्वेश्चन हमारे टीम मेंबर्स में से पूछना चाहेंगे मिस्टर समर्थ सिंह. समर्थ. Yeah, thank you. Am I audible to you, sir? Yes. Okay, that's good. Sir, as we have been seeing in the past also that many RTIs have been filed in the questioning the NCRTs that the education department have been, feeding our children. That many of the facts that are written in the NCRT, many of the details, many of the things that are written in NCRTs are actually false, and the NCRT doesn't have any proof or any data to actually support it. When the RTI was filed, they gave the answer that we don't have any proof or any data to actually support this, that why this is written here. So definitely there is a fault in our education system, but we are seeing that after even recognizing it, the government or any other courts have not taken any decision for it. And continuously we are seeing in the education field that recently we saw the movement in the south that happened कि लड़कियों को जो है बुरखा और ये सब पहन के जाना था, हिजाब पहन के अंदर जाना था, and the protest that happened. और उसके अगेंस्ट में भी जो है उसके सपोर्ट में एक्चुअली बहुत सारे जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए. इसके अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन तक क्लियरली नहीं आ रहा है. हाईकोर्ट उसको ऑलरेडी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसके ऊपर बैन्स लगा रहे हैं, बट स्टिल वी आर सीइंग ये लगातार चलता जा रहा है. तो आपको क्या लगता है ये जो एक होल्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का इस चीज के ऊपर उसको सही करने का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो आपकी शिकायत है वही मेरी शिकायत है. हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और बार बार पूछ रहे हैं, और आप तो बहुत जिसको कहें कि हल्के शब्दों में पूछ रहे हैं. हम तो कई बार बड़े ब्रूटली पूछ रहे हैं हमसे, और कई बार सीधे हम प्रधानमंत्री से ही पूछ लेते हैं. तो ये जो बात है वो हमसे पूछ रहे हैं, उनका जो जवाब आता है कि साहब अभी हमने एनईपी बनाई है, अब हम करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, फिर करिकुलम फ्रेमवर्क बना के उसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक्स राइटिंग शुरू करेंगे. तो अब जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है वो कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या हो पाएगा आई डोंट नो, बट वी हैव टू कीप अप्लाइंग प्रेशर, दैट्स ऑल. Sir, a follow-up question in the same regards. As you said कि उन्होंने NEP जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने NEP बनाई है, we are working on. Sir, NEP का अनाउंसमेंट 2 साल पहले हो गया था.
उसको बोला गया कि हम लोग इसको जल्दी जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर लॉन्च करेंगे, बट स्टिल वी हैव नो आइडिया कि कब तक लॉन्च होगा। अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी नहीं होगी गवर्नमेंट के लिए कि वो जो चीजें कह रही है 3 साल पहले लॉन्च कर रही है, वो इलेक्शन के आने तक भी वो चीज को लॉन्च नहीं कर पा रही है, दे आर जस्ट सेइंग गिविंग एक्सक्यूजेस। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी नहीं हो रही है उनके लिए? क्या पता इसको इलेक्शन के पहले लॉन्च करके उससे वोट मांग ले। ऑफ कोर्स सर, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जैसे एक बार फिर से जो है मास्टर स्ट्रोक वादी आकर के जस्टिफाई करेंगे कि देखिए मोदी जी ने जो है एकदम लास्ट मिनट तक रोक के रखा, ताकि क्या ही बोला जाए, उसके बाद मैं फिर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बट एनीवे सर, लास्ट सर क्वेश्चन ये रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरीके से सर अभी हमने देखा कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जिस तरीके से जो शहबाज शरीफ जी की एक स्पीच हुई, हमें ये एक एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहती कि वो कुछ नई बात करेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक नई बात ये थी कि जो मांगने का तरीका है, उस बार उन्होंने क्लाइमेट चेंज पहले बात की, फिर फ्लड्स की बात की, फिर वो मांगे, और उसके बाद फिर वही पुराना नैरेटिव, वही फिलिस्तीन, वही कश्मीर, वही पुराना राग। तो सर अब जब दुनिया ने भी एक तरीके से उनको देने से भी मना कर दिया, एक तरीके से जितनी कमिटमेंट्स उन्हें मिली हैं उसका अभी तक कोई मटेरियलाइजेशन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका इस पे क्या मतलब एनालिसिस है कि क्या ये अभी भी, मतलब जो हम अभी, अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं तो उन्होंने कहा कि अच्छी स्पीच थी, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स पे बात की, ये किया वो किया, बट मुझे एक तरीके से कोई नई चीज उसमें नहीं दिखाई दी। आपका सर इस पे क्या एनालिसिस है? इस पे तो मैं पूरा एक एपिसोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो उनका जो है वो रोना एक तरह से जिसको बोलते हैं वो हमेशा का रोना है, देयर वाज नथिंग न्यू इन हिज स्पीच। तो इसी तरह से बात करते रहते हैं वो, उसमें कश्मीर बोलेंगे और इंडिया बोलेंगे और तरह तरह की फालतू की बातें बोलेंगे, तो उनको तो वही बोलना है। और इंडिया जो है वो उनका नाम ही नहीं मेंशन करता है, इसके लिए भी वो परेशान रहते हैं कि साहब हमने तो इतनी बातें कही, उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया। तो इसलिए I don't take anything that Pakistan establishment says, anything that they say, I don't take it very seriously, क्योंकि हमें पता है, अच्छी तरह से पता है कि जो भी प्रधानमंत्री उनका कह रहा है वो उसका खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, वो स्क्रिप्टेड बोल रहा है, उसको कहीं और से बताया जा रहा है। अनलाइक our country where whatever is being said from the authority. It's coming from the topmost authority. It is authorized by the, and there is one authority here. उनके यहाँ तो कितने सारे अलग अलग authorities हैं। तो इसलिए let's not go on the Pakistani speech in UNGA. आप पिछले 15 साल की स्पीच उठा के देख लीजिए और 90% स्पीच विद फुल स्टॉप कॉमा सेम ही होती है। सर पासिंग बाय में मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आया है। सर अभी जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ने एक बहुत, जैसा कि आपने भी अपने एक रेफरेंस में कहा, और ये लगभग अभी वहाँ पर जितने भी बड़े तजियाकार हैं, जितने भी वहाँ का जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो शाम को आकर के टीवी डिबेट्स में या टीवी टॉक शोज में वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की जो इश्यूज उन पर बात करता है, तो उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान ने के बारे में वो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक तरीके से दो फाड़ कर दिया है, और जिस तरीके से हम, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि किस तरीके से वहाँ पे इंटरनल डाइसेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट जो एथनिसिटीज़ हैं वो भी अब राइज कर रही हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपीके में वो टीएलपी है, टीटीपी के इश्यूज बन रहे हैं, और पॉलिटिकल जो क्लास है जिसको ये सब कंट्रोल करना है, मतलब पीछे से तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट ही करता है, बट अगर हम फिगरेटिव सेंस में भी कहें तो ऑन द फेस ऑफ इट वही है, और वो भी एक तरीके से पूरा अभी देख रहे हैं कि पूरा बटा हुआ है। अभी वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर शायद बदल गए हैं या बदलने वाले हैं, बदल गए इशाक डार, पहले पढ़ा था आई थिंक इशाक डार साहब जो हैं, जिनको कि एक तरीके से एग्जाइल भेज दिया गया था, वो वापस आ रहे हैं, वो इकोनॉमी संभालेंगे, कोई हमें एक आ गए हैं और चार्ज ले लिया भाई। हाँ सर, चार्ज उन्होंने ले लिया है, एंड हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है पूरा मैनेजमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं पूरा,
तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सालों में जो हमने देखा था कि 71 में लगभग 25 साल हमारी आज़ादी के लगभग 25 के आसपास जो है 71 में हमने देखा कि एक डाइसेक्शन हमने कर दिया बांग्लादेश के रूप में, क्या आने वाले समय में हम एक तरीके का डाइसेक्शन देखेंगे पाकिस्तान में? वो तो ऑलरेडी दिख रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स इज ऑलरेडी इन एविडेंस, आपको साफ दिख रहा है, सामने दिख रहा है, नथिंग मच टू एक्शन है इकोनॉमी के, वो दे विल ड्राइव द इकोनॉमी डाउन, वो तो अपने इकोनॉमी के बेसिस पे ही डिसइंटीग्रेट होगा, इट विल डिसइंटीग्रेट सूनर और लेटर। विद दिस सर हमारे पास जो भी क्वेश्चंस थे